नमस्कार मित्रों। बिहार के चुनाव अब खत्म हो गए हैं। नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ ले ली है। वो हिंदुस्तान का एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है जो आज तक किसी मुख्यमंत्री ने राज्य में नहीं बनाया। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री किसी ने नहीं बनाया। उनके कार्यकाल के दौरान 14 बार गवर्नर बदल चुके हैं, 14 गवर्नर हो चुके हैं। वो सारा काम हुआ। एसआईआर की प्रक्रिया वहां पर पूरी हुई। बिहार के चुनावों से पहले उस पर काफी चर्चा हुई थी कि कम समय में हुई, ज्यादा समय में हुई, फिर कितने नाम काटे गए, कितने डिसीज मिले। इसको लेकर भी बहुत सारी बातें हुई। राहुल गांधी जी वोट चोरी का आरोप लगाते रहे, लेकिन चुनाव हो गया। किसी ने मोटे तौर पर ज्यादा शिकायतें एसआईआर को लेकर नहीं की, ऐसा चुनाव आयोग ने बताया, सरकार ने भी बताया। लेकिन उस दौरान एक बात और हो रही थी कि घुसपैठिए हैं, जिन लोगों के नाम कटने हैं वो नाम कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कितने कटे हैं और उसका चुनाव आयोग ने क्या किया, इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन उसके बाद चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर का काम शुरू कर दिया है। और उसमें एक महत्वपूर्ण राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर अगले साल चुनाव होने, वैसे 5 राज्यों में चुनाव होने, तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी। उसमें असम के अलावा सभी जगह पर वो राज्य शामिल हैं जिनमें एसआईआर की जाने। ममता बनर्जी ने तो तलवारें निकाल ली। उन्होंने कहा एसआईआर को हम करने नहीं देंगे, विरोध होगा, प्रदर्शन होगा, तमाम तरीके की बात की। फिर ये धमकी भी दी गई कि एक भी आदमी का नाम कट गया, गलत हो गया तो घमासान हो जाएगा। जो सरकार है वो कह रही है घुसपैठियों को साफ करना है। और कुछ वीडियोज भी जारी किए गए कि जो बांग्लादेश के बॉर्डर पर घुसपैठिए वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एसआईआर का मसला, घुसपैठियों का मसला, क्या ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, क्या राजनीति से जुड़े हुए हैं, ये सारे बहुत सारे मामले चल रहे हैं। और असम में जहां पर घुसपैठियों का मामला सबसे बड़ा है, वहां पर चुनाव आयोग एसआईआर नहीं करवा रहा। ऐसे जो राजनीतिक गुत्थियां होती हैं, जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उलझी हुई होती हैं, उन पर बात करने और उनको समझने के लिए आशुतोष जी से बेहतर नाम कोई नहीं हो सकता। आशुतोष जी बेहतर तरीके से गुत्थियों को सुलझाते हैं, समझते हैं। तो हमने कहा कि उन्हें याद किया जाए। अनकट विद देखिए आशुतोष। देखिए प्रिय दर्शकों, विजय जी की बात को गंभीरता के साथ मत लीजिएगा। ये बहुत धीरे से जो है वो सुई चिबोते हैं और उसके बाद गुब्बारे डालते, ये प्रोसेस इन्होंने शुरू कर दिया है। नहीं नहीं नहीं, ये हम समझते हैं। मैं इतने 2 दिन से सोच रहा था कि इसमें इतना इतना आप मेरे साथ इतने निर्मम नहीं होंगे। तो सर क्या हो रहा है? देखिए बिहार में चुनाव हो गए, अच्छे से चुनाव हो गए, वोट परसेंटेज बढ़ गया, महिलाओं ने भी खूब वोट दिया, सरकार भी बन गई और एसआईआर को लेकर जो हंगामा था हो गया, लेकिन कोई शिकायत नहीं हुई। अब 12 राज्यों में हो रहा है। कैसे आप देख रहे हैं इसको, एसआईआर को? देखिए, दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो कहेगा एसआईआर नहीं होना चाहिए। भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये कहेगा कि हमारे चुनाव में विदेशियों को वोट करना चाहिए। शायद ही कोई होगा। मुझे तो नहीं लगता कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो कहेगा कि नहीं, विदेशियों को वोट देना चाहिए। फिर शायद ही कोई ऐसा होगा कि ये कहेगा कि 1951 से लेकर अभी तक कुछ पार्टियां वो विदेशियों के वोट पे चुनाव जीती हैं। शायद ही कोई ऐसा कोई मूर्ख होगा जो इस तरीके की बात कर रहा होगा। मतलब या तो मूर्ख होगा या महामूर्ख होगा या एकदम ढपोर संख होगा, वही कहेगा इस तरीके की बात। तीसरी बात क्या है कि मुझे एक बात को लेकर बड़ी हैरानी होती है, वो इस बात को लेकर होती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, और बहुत पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके जो नंबर 2 है वो तो मुझे कभी कभी मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी से भी ज्यादा पावरफुल है। और मैं जिस तरीके से वो माओवाद से निपट रहे हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूँ। मैं मानता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अमित शाह जी की इसमें सराहना होनी चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि इतने पावरफुल प्राइम मिनिस्टर और इतने पावरफुल गृह मंत्री होने के बावजूद भी अगर आप 2014 से लेकर 2024 तक का घुसपैठियों की पहचान और उसको डिपोर्टेशन का अगर प्रश्न खड़ा करेंगे, तो मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान बिल्कुल फीके पड़ते हैं, एकदम फीके, मतलब कोई तुलना ही नहीं है। मनमोहन सिंह के दौरान 10 साल में 2004 से लेकर 2014 तक तकरीबन 90,000 लोगों को जो है वो डिपोर्ट किया गया, बांग्लादेशियों को। हाँ, 90,000 लोगों को। और लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक अगर आप कहेंगे तो शायद नरेंद्र मोदी जी के जमाने में, जो बांग्लादेशियों, हर चुनाव में बांग्लादेशियों का मुद्दा उठाते हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान घुसपैठियों का प्रश्न खड़ा करते हैं और यह कहते हैं कि हमारे देश की महिलाओं का मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, जो इतने खतरनाक घुसपैठिए। आप सोचिए, ऐसे घुसपैठिए जिस देश के अंदर हो, जो हमारे हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र छीन ले, हमारे गांव वालों के गाय बैल छीन ले,
और जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए भयानक खतरे हों, तो मुझे तो ये लगता था कि पिछले 10 साल के अंदर एक ऐसी मुहिम शुरू होती जिसमें कम से कम 2-4 करोड़ घुसपैठियों को तो जरूर देश के बाहर भेज दिया गया होता, या बांग्लादेशी को भेज दिया गया था, या उनको कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी की सरकार का जो परफॉर्मेंस है, उस पर अगर कोई मुझे नंबर देने को कहेगा तो मैं 10 में 0 नंबर दूंगा। 10 में 0 घुसपैठियों को लेकर। बिल्कुल 10,000 से कम लोगों को डिपोर्ट किया गया। यानी मनमोहन सिंह जिनकी सरकार के बारे में माना जाता था कि जहां पॉलिटिकल पैरालिसिस थी, सरकार काम नहीं करती थी, मनमोहन सिंह ढीले थे, और वो उनकी सरकार, उनकी पार्टी जो है वो घुसपैठियों को वोट बैंक को डलवा के अपना वोट बनाती थी, वो 90,000 लोगों को डिपोर्ट करती है। और नरेंद्र मोदी के जमाने में 10,000 से कम लोगों को डिपोर्ट किया जाता है। यानी मनमोहन सिंह की सरकार की कार्यक्षमता घुसपैठियों को लेकर 9 गुना से ज्यादा बेहतर है। तो मैं कैसे मान लूं कि यह सरकार घुसपैठियों को लेके बहुत संजीदा है? मैं कैसे मान लूं कि जब वो कहते हैं घुसपैठिए भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, कि उनकी बातों में सत्यता है? मैं कैसे मान लूं कि घुसपैठिए उनकी प्रायोरिटी में टॉप नंबर पे है? मैं तो यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, आप इतने पावरफुल हैं, लेकिन आप घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए और ना ही आप उनको डिपोर्ट कर पाए। लेकिन सर तो बीजेपी ऐसा कहती है। मैं एक चीज और जोड़ देता हूं जी। इसमें असम का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। असम में एनआरसी की गई, घुसपैठियों की पहचान की गई, विदेशियों की पहचान की गई। जो आंकड़ा निकल कर आया, पहले जो लिस्ट आई थी उसके बारे में कहा जाता था तकरीबन 19.6 लाख, 19.6। बाद में जब वो फिल्टर हुआ, जो फाइनल लिस्ट बनी है वो करीब 16 लाख लोगों की पहचानी। मानिए ऑफिशियल तौर, आधिकारिक तौर पे असम में 16 लाख विदेशियों की पहचान की गई। अब ये सवाल जरा असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार से पूछिए, क्या 16 लाख लोगों को अब तक डिपोर्ट कर दिया गया है? और दूसरी बात, जब घुसपैठिए की एक उसमें से बहुत बहुत कम, क्या मुझे लगता है कुछ हजार सैकड़ों लोगों को शायद डिपोर्ट किया गया होगा, ज्यादा कुछ नहीं। वो पूरी प्रक्रिया ही रुक गई पूरी तरीके से। पहचान के बावजूद ही प्रक्रिया रुकी पड़ी है। बड़े पैमाने पे कहा जाता था कि बड़े पैमाने पर मुसलमान घुसपैठिया बनकर आते हैं। तो जो असम का उदाहरण है, जो सबसे ज्वलंत उदाहरण है, उसमें सिर्फ 16 लाख में से सिर्फ 7 लाख मुसलमान घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेश से आए हैं। 5 लाख वो है जो बांग्लादेश से आए घुसपैठिए, या उनको कुछ भी कह लीजिए। 2 लाख उसमें हिंदू हैं जो असमी भाषा बोलते हैं। 5 लाख उसमें वो जो बंगला बोलते हैं। 1.5 लाख वो जो गोरखा आए हुए। चलिए, आपने हिंदू भाषी जो है या हिंदू है, उनको तो आपने नागरिकता दे देते। कम से कम 7 लाख मुसलमानों को जो आप कानूनी आपने बनाया सीए कानून में, उसके तहत आप पार कर देते। तो मैं तो यही कहता हूं कि ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए बांग्लादेशियों और घुसपैठियों का प्रश्न खड़ा किया जाता है। इस मसले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से इनसिंसियर है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। अगर होता तो मनमोहन सिंह की तुलना में कम से कम 9 गुना ज्यादा लोगों को अब तक भेजा गया होता। जो सरकारी आंकड़ा उसके हिसाब से नहीं भेजा गया, तो मैं और क्या मानूं। नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, जितनी बात आप कह रहे हैं, जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार घुसपैठियों का इशू उठाती है, तो बहुत सारे लोग जो उनके खिलाफ राजनीतिक विरोधी लोग हैं, वो उसे सांप्रदायिक मुद्दा बना देते हैं। वो घुसपैठियों को माइनॉरिटी के साथ जोड़कर सांप्रदायिक मुद्दा बनाते हैं और देश भर में एक सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो शाहीन बाग का मसला हो, चाहे वो असम का मसला हो जिसका आपने जिक्र किया। और उस चक्कर में सरकार को बार बार उससे थोड़ा सा बैकआउट होना पड़ता है। और अब तो खैर होम मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि भाई इस घुसपैठिए के मामले पे हम बहुत सीरियस है, पहले हम डिटेक्ट करेंगे, फिर रिपोर्ट करेंगे, फिर डिलीट करेंगे। तो अब आप रोज जब बात करेंगे वो सरकार, तो आप कहेंगे कि मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है सरकार। देखिए, मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मुद्दे को सांप्रदायिक रंग देती है और उसके आधार पे वो इस्लामोफोबिया क्रिएट करके वो हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश करती है। इस मुद्दे पे या तो सरकार पब्लिकली कह दे कि वो असफल हो गए हैं, वो घुसपैठियों की पहचान नहीं कर पाए। बिल्कुल उनको पब्लिकली माफी मांगनी चाहिए। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को इसमें माफी मांगनी चाहिए। भाई मैं तो डेटा दे रहा हूं ना। अगर मेरा डेटा गलत है
और मैं डेटा के आधार पे कह रहा हूं। मनमोहन सिंह के जमाने में 90,000 लोगों को बाहर भेजा गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए 10,000 से कम को भेजा ये तो सरकार का ही आंकड़ा है, हाउस का बिल्कुल सरकार का आंकड़ा है। और असम का उदाहरण मैंने दिया, जहां आपने पहचान कर ली उसके बावजूद भी आप उनको बाहर नहीं भेज पा रहे हैं। और फिर एसआईआर, जब बिहार का एसआईआर हो रहा था तब सूत्रों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने खबर दी कि बड़े पैमाने पर जो है बांग्लादेशियों की पहचान हो रही, बड़े पैमाने पर। और जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट बनी तो उसमें कहीं पता ही नहीं चला कि कितने घुसपैठिए थे, कितने बांग्लादेशी थे, कितने रोहिंग्या थे, उनमें से कितनों को डिलीट किया गया। अगर आपके पास जानकारी हो तो मुझे दे दीजिए। तो जो आपके एसआईआर की बुनियाद थी, जिसके आधार पे आप ये कह रहे थे कि हमारी वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुस गए हैं, ये भारत के नागरिक बन गए हैं और ये वोट डाल रहे हैं, तो वो एसआईआर करने का जो पूरा तर्क था वही अपने आप में ध्वस्त हो गया है। क्या मैं मान लूं कि हमारे जो चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त है वो झूठ बोल रहे थे या उनको गुमराह किया गया? और अगर गुमराह किया गया तो जो बिहार में एसआईआर हुआ है उसमें बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान क्यों नहीं हो पाई? और जो 67 लाख लोगों को जिनका नाम आपने डिलीट किया है, जब उनके बारे में जानकारी मांगी गई कि कौन लोग हैं और किस आधार पर उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं डाला गया, तो इसी चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि वी आर नॉट लीगली बाउंड टू गिव दिस इंफॉर्मेशन। जब सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई तब आपको 67 लाख लोगों के नाम सामने करने, आप क्यों छुपा रहे थे इस बात को? क्योंकि आपको डर था कि जिस आधार पे आपने एसआईआर शुरुआत की है दरअसल वो बुनियादी बेकार है। ये तो बिल्कुल उसी तरीके की बात हो गई जैसे कि अमेरिका ने इराक पर हमला किया था और कहा था कि बड़े पैमाने पर WMD मिले, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिले, और बाद में पता चला वो सब झूठ था, सब होक्स था, सिर्फ एक बहानेबाजी थी इराक पे हमला करने के लिए। मैं उसकी तुलना नहीं कर रहा हूं। मैं एक पढ़े लिखे आदमी होने के नाते मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के आधार पे बड़े पैमाने पर थे तो उनकी पहचान करके उनकी लिस्ट क्यों नहीं अभी तक चुनाव आयोग ने दी और कहते कि ये है, इतने लाख लोगों को हमने पकड़ा है जो बांग्लादेशी थे, जो रोहिंग्या थे, जो विदेशी थे और भारत की वोटर लिस्ट में शामिल थे। और फिर वो कहते कि तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है इसका लाभ उठाना चाहती थी, उनके आधार पर फर्जी वोट डलवाना चाहती थी। ये तो आप नहीं कह पाए। जी, इसको मैं दूसरे तरीके से समझना चाहता हूं आपसे, गलत हो तो आप मुझे बताइए। चुनाव आयोग का काम क्या है? चुनाव आयोग का काम है कि उसके जो इंडियन सिटीजन हैं उनको आइडेंटिफाई करे पेपर के आधार पर, जो पेपर वो समझते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप ना कहे, है ना, लेकिन पेपर के आधार पर कि यदि वो समझते हैं कि वो इंडियन सिटीजन है तो उन्हें वोटिंग राइट देते हैं। अब जो 67 लाख नाम उन्होंने डिलीट किए उसमें से 20-25 लाख 22 लाख जो भी थे वो डिसीज थे, बाकी और लोगों के नाम काटे गए। तो इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया कि भाई ये नाम उनके योग्य नहीं है वोट देने के। इससे ज्यादा अधिकार तो चुनाव आयोग का ना। चुनाव आयोग कैसे बता सकता है, मुझे आप समझाइए कि चुनाव आयोग आपको कैसे बता सकता है कि वो रोहिंग्या है, वो बांग्लादेशी है, वो गोरखा है, वो घुसपैठी है? ये काम चुनाव आयोग का नहीं है ना, ये काम होम मिनिस्टर का हो सकता है। नहीं, मैं आपसे एक पूरा समझना चाहता हूँ, मैं कोई सवाल नहीं कर रहा। तो मान लीजिए वो जो 50 लाख 25 लाख 20 लाख 10 लाख जो भी नाम है वो होम मिनिस्ट्री के पास पहुंच गए। अब ये काम तो होम मिनिस्ट्री का है कि वो आशुतोष जी को, वो विजय त्रिवेदी को, वो देश को बताए कि भाई इसमें कितने घुसे। चुनाव आयोग को क्यों हम घेरे में डाल रहे हैं? चुनाव आयोग का तो काम नहीं है। चुनाव आयोग कैसे बता सकता है कि वो बांग्लादेशी हैं कि नहीं है? चुनाव आयोग केवल वो बता सकता है कि भाई ये मेरे हिसाब से हिंदुस्तानी सिटीजन नहीं है, भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए मैं वोट देने का अधिकार नहीं है। तो हो सकता है जिस सवाल को आप कर रहे हो, सरकार, ऐसा मुझे लगता है कि सरकार इतना दबाव आपसे बनवा ले कि आप क्या बताइए, फिर वो किसी दिन बता दे, देखिए इसमें से ये नाम काटे गए, इसमें से इतने घुसपैठे। चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेदार है क्या, आप समझते हैं? नहीं, मैं पहली बात तो मुझे इस बारे में बड़ी खुशी हुई कि कम से कम विजय जी आपने ये तो मान लिया कि हमारा गृह मंत्रालय पूरी तरीके से सफल हो गया है कि ये काम गृह मंत्रालय। अभी तो उन्होंने बताया कि नहीं बताया, ये कैसे कहेंगे हम लोग? वो जब बताएंगे तब पता पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन को क्या हम अकाउंटेबल बना सकते हैं इसके लिए बताने के लिए कि भाई वो घुसपैठिए बताएं? आपने कहा कि बताया नहीं तो एक शेर अर्ज है, हमने माना कि तगाफुल न करोगे तुम लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। देश इस वक्त देश मांग रहा है कि प्रधानमंत्री जी की का जो सर्टिफिकेट है वो बता दो। आप 10 साल बाद कर रहे हैं ना, क्या फायदा?
डिटेक्ट साल कर बाद रहे हैं ना। बताएंगे तो क्या फायदा होगा? हमें तो अभी जरूरत है, हमें भूख अभी लगी हुई है। हम आपसे अभी सवाल कर रहे हैं, आप अभी नहीं 10 साल बाद बताना चाहते हो, 3 महीने बाद बताएं, उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए नहीं, नंबर इंफॉर्मेशन, पे मैं वो समय के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं इलेक्शन बता कमीशन से ये पूछना हमारे लिए मैं आपके सवाल गैर-वाजिब मुझे लगता है। नहीं, चूंकि आपने गृह मंत्रालय का प्रश्न लिखा है, इस देखिए सवाल इसी बात को लेकर ही आपने कहा ना कि हो सकता है उनके पास हो, बाद में बता दें। अरे भूख अभी लगी हुई है, जान अभी मेरी जा रही है, तो आप 10 दिन बाद खाना देंगे तो क्या होगा? तब तक तो मर चुके होंगे। ऑन सीरियस नोट, ये वही चुनाव आयोग है जो बार बार ये इंसिस्ट कर रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा इस पे दलील हुई। सुप्रीम कोर्ट ने 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनको बोला कि भाई नागरिकता को जांच करने का अधिकार आपके पास नहीं है, जी, आपका काम सिर्फ वो है वोटर लिस्ट बनाना। और जी। अगर आपको ये लगता है कि फला व्यक्ति जो है वो नागरिक, उसके बारे में आपको संदेह है कि वो विदेशी है, भारत का नागरिक नहीं है, तो उसकी जानकारी चुनाव आयोग को देना। अब मेरा प्रश्न इस बात को लेकर, ये बिहार के अंदर एसआईआर हो गया, उसके आधार पर चुनाव भी हो गया, क्या कोई ऐसी लिस्ट चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय को दी है जिसमें कहे कि इतने हजार लोग, इतने करोड़ लोगों या इतने लाख लोग जो हैं उनके बारे में हमें संदेह है कि ये भारत के नागरिक नहीं है, इसलिए गृह मंत्रालय कृपया इनकी जांच करे और इस आधार पर हमें बताए, या इनकी जांच करे और स्पष्ट करे? क्या ऐसी कोई लिस्ट दी है? मेरी जानकारी में नहीं है। आप तो बड़े वो इन्फॉर्म जो जर्नलिस्ट हैं। डिलीट किए होंगे नाम, वो लिस्ट तो होम मिनिस्ट्री को दी होगी ना, इलेक्शन कमीशन ने जब पॉलिटिकल पार्टीज को दिए थे। तो जनता को बता दो ना भाई। हम तो हमारे यहाँ तो एक आरटीआई कानून आया था जिसमें जनता को सब कुछ जानने का अधिकार है। तो जब जनता को सब कुछ, ये बात अलग है कि मैं ये आरटीआई कह रहा कानून हूँ, आप कैसे ये जो 10 सवाल साल में होम कहां चला मिनिस्ट्री गया से किसी को मालूम नहीं। सर जी। मेरा ये निवेदन है कि होम मिनिस्ट्री से जो सवाल आपको पूछना चाहिए वो इलेक्शन कमीशन से क्यों पूछ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ने कहा भाई मेरे लिए नहीं है ये लोग, बस खत्म बात। बिल्कुल आपकी बात अब सही मसले में बात आई है। चुनाव आयोग क्यों स्वयंभू गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी लेने बैठ गया था? वो इस बारे में इंसिस्ट क्यों कर रहा था कि नागरिकता को जांच करने का अधिकार हमारे पास होना चाहिए? वो क्यों ये बात कर रहा था? वो सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों नहीं मान रहा था? भाई 2 ही प्रश्न थे जिस पर सुप्रीम कोर्ट इनको डांट फटकार लगाई। पहला आधार कार्ड, बार बार कहता रहा कि आप आधार कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया, आपने नहीं माना। क्यों नहीं माना? दूसरा नागरिकता को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि भाई नागरिकता जांच करने का अधिकार आपके पास नहीं है। तो मैं तो चुनाव आयोग से भी प्रश्न करता हूं कि अगर आपके पास कोई लिस्ट हो जो आपने गृह मंत्रालय को भेजी हो तो आप बता दीजिए, पब्लिक कर दीजिए। तो ऑनलाइन का जमाना है, कौन सा उसमें छुपाना कौन सी बात है? हमको भी पता चले ना कि मेरे पड़ोस में रहने वाला आदमी कोई विदेशी है तो मैं उससे सतर्क हो जाऊं, या बिहार के आदमी, समस्तीपुर का आदमी सतर्क हो जाए कि पड़ोस का आदमी जो उसके घर में रहने वाला है वो जो किराए पर रहता है वो विदेशी है, बांग्लादेशी है, सतर्क हो जाएगा। नहीं तो होगा क्या कि वो उनके घर का मंगलसूत्र छीन लेगा, वो आदमी तो वो उसके घर की गाय बैल छीन लेगा। तो अगर मुझे पता होगा कि ये आदमी बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, देश के लिए खतरा है, घुसपैठिया है, तो मैं कम से कम वो जो समस्तीपुर का आदमी होगा वो अपनी पत्नी का मंगलसूत्र तो बचा लेगा कम से कम। तो आप ये जानकारी क्यों नहीं देते हो? जानकारी नहीं देते हो क्योंकि आपके पास जानकारी नहीं है। आपका मकसद सिर्फ सांप्रदायिकता फैलाना था, आपका मकसद सिर्फ इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान करना था। मैं पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं, और ये मुझे आप ये अंदर से इलेक्शन कमीशन के लिए कह रहे हैं, सरकार के लिए कह रहे हैं? मैं दोनों के लिए कह रहा हूं। अगर प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी 2024 के लोकसभा के चुनाव में, अगर वो उस बात में गंभीर थे कि घुसपैठिए आके हमारे देश की मां बहनों का मंगलसूत्र छीनेंगे या छीन लेते हैं, तो फिर युद्ध स्तर पर 2014 से लेकर अब तक घुसपैठियों की पहचान होनी चाहिए थी, बांग्लादेशियों की पहचान होनी चाहिए थी, और देश इधर से उधर हो जाता, विपक्षी पार्टियां सिर के बल खड़ी हो जाती, लेकिन इन लोगों को डिपोर्ट करना था। ये इनका नैतिक दायित्व भी था, ये इनका संवैधानिक दायित्व भी था, और ये इनका नेशनल सिक्योरिटी का भी दायित्व था। तीनों मसलों पर यह सरकार असफल हुई है। अगर, और मैं मानूंगा कि मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार से घुसपैठियों के प्रश्न पे, बांग्लादेशियों के प्रश्न पे, रोहिंग्यास के प्रश्न पे मोदी सरकार की तुलना में 9 गुना ज्यादा बेहतर काम किया है। और हम मनमोहन सिंह की तारीफ नहीं करते, लेकिन मानना पड़ेगा ही ऑन दिस पॉइंट ही प्रूव टू बी अ बेटर प्राइम मिनिस्टर देन नरेंद्र मोदी जी। अब सर एसआईआर, घुसपैठियों पर मैं और आगे बात करूंगा क्योंकि असम पर भी बात करनी है, लेकिन एसआईआर को लेकर अभी जो पॉलिटिकल इशू चल रहा है कि ममता जी ने जिस तरह से विरोध किया है, स्टालिन साहब ने भी विरोध किया, ममता जी तो सड़क पर ही आ गई हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी की जो तकरीर है वो ठीक है, उनको वहां पर एसआईआर नहीं होने देनी चाहिए पश्चिम बंगाल में? नहीं, जिस तरीके से एसआईआर हो रहा उस तरीके से नहीं होना चाहिए।
मैं इस बारे में पूरी तरीके से स्पष्ट हूं। 1 महीने के अंदर आप लिस्ट बना। आपका मकसद क्या है? आपका मकसद ये है ना कि एक अच्छी लिस्ट बने जिसमें कोई गलत आदमी वोटर लिस्ट में ना जाए और जिसमें कोई त्रुटि ना हो। यही तो आप चाहते हैं। अगर इस प्रक्रिया को, अभी वहां कोई चुनाव तो अनाउंस हुआ नहीं है, हमारे ख्याल से वो अगले 6 महीने के अंदर चुनाव होंगे, तो बजाय 1 महीने का आप 3 महीने का वक्त दे दीजिए, ताकि जो आदमी बीएलओ हैं वो बैठ के से कम संजीदगी से काम कर सके, थोड़ा वक्त मिले उनको। वहां तो लोग बीएलओ के बारे में या खबर आ रही को तो आत्महत्या कर रहे हैं। तो बिहार के बारे में चलिए मान लिया कि पहला एक्सपेरिमेंट था, उससे आधा आपने कुछ सबक सीखा होता, वो एक पायलट प्रोजेक्ट था। आपको अब तक ये पता चल गया होगा कि 1 महीने के अंदर करना बहुत मुश्किल काम है। जिन पत्रकारों ने उजागर करने की, त्रुटियों को सामने लाने की कोशिश की, आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी, आपने उनको गिरफ्तार करने की धमकियां दी। भाई 1 महीने में ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? 2-3 महीने कर दीजिए, 4 महीने कर दीजिए। अगर मकसद त्रुटि लेकिन होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। भाई कौन कहेगा कि इस देश के अंदर विदेशी आके वोट डाले? क्या आप चाहेंगे या मैं चाहूंगा? बिल्कुल नहीं चाहेंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी ये आरोप लगा रही है ना कि ममता बनर्जी इसलिए विरोध कर रही है कि वो जो घुसपैठी हैं वो उनका वोटर है और वो उनको बचाना चाहते। आप दरअसल ममता बनर्जी की देशभक्ति पे सवाल खड़े कर रहे हैं, उनकी राष्ट्रीयता पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ये हमारी अंदरूनी राजनीति का ये डिस्कोर्स नहीं होना चाहिए कि केंद्र की सरकार ममता बनर्जी की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े कर, ममता बनर्जी केंद्र की सरकार की राष्ट्रभक्ति पर सवाल खड़े। मैं भारतीय जनता पार्टी का आलोचक हूं, मैं आरएसएस का आलोचक हूं, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि ये लोग देशभक्त नहीं है। उनकी पॉलिटिक्स अलग हो सकती है, उनकी विचारधारा अलग हो सकती है। ममता बनर्जी एक देशभक्त नेता है और वो भी नेशनल सिक्योरिटी के सवाल पे उतनी ही संजीदा है जितने कि हम संजीदा हैं। और अगर वो संजीदा नहीं है तो फिर उनकी सरकार को बर्खास्त करिए, नई सरकार लेके आइए वहां पे, जो देशभक्त सरकार हो, जिसकी नेशनल सिक्योरिटी के मसले पे जिसकी क्रेडिबिलिटी इंपेकेबल हो। मैं तो ये कहूंगा कि आप दरअसल इस पूरे मसले को सांप्रदायिक रंग देके हिंदू मुसलमान का वोट खड़ा करना चाहते हैं और उसके आधार पे आप ममता बनर्जी की सरकार को वहां से हराना चाहते हैं। इसके अलावा कोई मकसद नहीं है। और मैं तो कह रहा हूं कि अगर ममता बनर्जी विदेशियों को बचा रही थी तो फिर पिछले 10 साल के अंदर आपकी सरकार ने क्यों नहीं बंगाल के अंदर पहचान कर? आपको किसने रोका था? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, आपने क्यों नहीं पहचान की उसकी? आपने नहीं पहचान की। तो ये सारी चीजें सिर्फ चुनावी दृष्टि से है और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इस देश के अंदर रोटी कपड़ा मकान पे चुनाव नहीं होता है। इस देश के अंदर, और ये बात साबित हो गई बिहार के अंदर, जहां हमारे मित्र प्रशांत किशोर जी धराशायी हो गए, रोटी कपड़ा मकान का प्रश्न खड़ा कर रहे थे, अंततः आइडेंटिटी पर, जाति पर ही वोट पड़ा, धर्म के आधार पर ही वोट पड़ा। तो ये इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ धर्म के आधार पर राजनीति होती, जाति के आधार पर राजनीति, बुनियादी मुद्दे पर राजनीति नहीं होती है। और मैं ममता बनर्जी को एक देशभक्त नेता मानता हूं और मैं मानता हूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी तरीके का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगी। और अगर कंप्रोमाइज करने के सबूत हमारी सरकार के पास है तो फिर उनकी सरकार धारा 356 के तहत बर्खास्त होनी चाहिए। तो मतलब एसआईआर तो कम से कम हो जाए, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। नहीं, एसआईआर जिस तरीके से किया जा रहा है वो बहुत ही गलत है और वो दरअसल वो देश हित में नहीं है। तो अभी तो 4 महीने है ना, 1 महीने में उन्होंने कहा कि हमने 90% फॉर्म दे दिए हैं, 94% दे दिए हैं, 90% समझ ले, जो भी 80%। विजय जी, मेरे पास ये फॉर्म पड़ा हुआ है, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं ही जूझ रहा हूं इसको। इसमें एक पैरा दिया गया, पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, उसमें लिखा गया है एपिक नंबर यदि उपलब्ध हो। मैं कहां से एपिक नंबर लाऊं भाई? 2003 का नया एपिक, मेरा घर बदल गया, मैं नई जगह पे आ गया, 15 साल हो गए मुझे इस जगह पर रहते हुए। यहां का एपिक कार्ड मेरे पास है, यहां आप पूछिए, मैं आपको दे देता हूं। तो हम लोग इसको लेकर जूझ रहे हैं। तो एक आम आदमी जो बेचारा गरीब आदमी है, अरे मैं कह रहा हूं 3 महीने टाइम दे दो ना, 6 महीने, एक स्प्रेड आउट ओवर 6 मंथ्स। जब आपने बिहार का अनाउंस किया था तभी आप बंगाल का अनाउंस कर देते कि चलिए बिहार के अंदर हम 1 महीने, और अब बिहार का चूंकि हो गया तो एक पायलट प्रोजेक्ट आपके पास है, तमाम गलतियां आपको समझ में आई। बिहार में उन्होंने 1 महीने में कर लिया ना। अब ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम, खाना पूरी हुई है, सिर्फ खाना पूरी हुई है। जिस दिन इसकी ऑडिट होगी उस दिन ये सारी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी।
दुर्भाग्य की बात यह कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसमें ब्राजीलियन मॉडल का तो नाम है, एक घर में 200 300 लोग हैं, कहीं कोई जांच पड़ताल नहीं होती। और इस देश के अंदर 272 लोग इतने काबिल लोग हैं जिनको ये समझ में आ गया कि चुनाव आयोग पे जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस के सीनियर नेता, साथ ही साथ लेफ्ट एनजीओ और ओपिनियनेटेड राइटर्स और कुछ वो लोग जो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। ये कौन सी भाषा है भाई? ओपिनियनेटर राइटर, ये कौन सी भाषा है? ये तो साफ लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का ये प्रोपेगेंडा पेपर है जिसमें 272 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया है, जिसमें 130-32 लोग वो जो सेना में हैं, 11-12 वो लोग जजेस हैं। 16 लोग। कम इन जजेस से ये उम्मीद करता था कि एक बार पढ़ लेते इस कागज को। तो आपको उनकी काबिलियत पर शक है? जिन 272 लोगों ने साइन किया, उनकी मंशा पे शक है, उनकी मंशा पे शक है मुझे, उनकी नियत। और मैं 100% कॉन्फिडेंट हूं, मेरे पास कोई सबूत नहीं, लेकिन मैं कह सकता हूं जितने दिन मैंने राजनीति देखी है कि ये पेपर इन लोगों में से किसी ने नहीं लिखा, किसी ने इनिशिएट नहीं किया। इनको कहा गया कि ये पत्र है, इस पे आपको साइन करना है, इन सबों ने साइन कर दिया। अब ये तो मुझे नहीं जानकारी। अच्छा, अब सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने अभी कुछ दिनों पहले, क्योंकि कोई जज ये भाषा लिख ही नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं। आप ये कहिए कि भाई कि आप उसमें लिखते कि राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल जो है वो जायज सवाल है, उनकी जांच होनी चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव आयोग की मंशा पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं वो गलत है, ये नहीं होना चाहिए। ये भाषा होती तो मैम, आप तो कह रहे हैं कि कांग्रेस सीनियर लीडर्स, लेफ्ट एनजीओज, ओपिनियनेटर राइटर्स एंड दोज हु आर सीकिंग अटेंशन, ये किसी जज की भाषा हो ही नहीं सकती। कोई आदमी, पढ़ा लिखा आदमी इस पे सिग्नेचर कर ही नहीं सकता कि राहुल गांधी का चूंकि जनता से संपर्क कट गया है इसलिए वो फ्रस्ट्रेटेड होकर इस तरीके की बात करे। इज इट द लैंग्वेज ऑफ ए जज? चाहे रिटायर्ड हो चाहे रिटायर्ड ना हो, ये तो राजनीतिक पार्टी का प्रोपेगेंडा पत्र है, उनकी तरफ से श्वेत पत्र हैं, आईएएस ऑफिसर्स भी हैं, सभी लोग हैं, 100 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स। मेरा मुंह मत खुलवाइए, इस देश के ब्यूरोक्रेट का क्या हाल है। चिट्ठी लिखना हो रहा है जिंदगी भर। नहीं विजय जी, आप तो मुझसे ज्यादा आपका अनुभव है, ब्यूरोक्रेसी आपने कवर की है, इस देश के ब्यूरोक्रेट्स का क्या हाल है। अगर इन ब्यूरोक्रेट्स की अपनी कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती, रीढ़ की हड्डी होती, तो आज हिंदुस्तान का यह हाल नहीं होता जो हाल आज हिंदुस्तान का है। ये हम लोग बहुत खुशनसीब है कि हमको एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी मिली थी जिसने इस देश के बहुत क्षमतापूर्वक चलाया, लेकिन आज वो ब्यूरोक्रेसी ऐसी है जो पॉलिटिकल मास्टर्स के सामने दंडवत है, पूरी तरीके से इनकी रीढ़ की हड्डी गायब हो गई है। ये कैसे रात को उनको नींद आती होगी, कैसे सुबह उठ के शीशे को देखते होंगे, इनको शर्म आती है कि नहीं आती, मुझे इसमें हैरानी है। ब्यूरोक्रेट का काम है, उसकी लॉयल्टी संविधान के प्रति होती है, उसकी लॉयल्टी किसी पॉलिटिकल मास्टर्स को लेकर नहीं होती। उसका काम है पॉलिटिकल लीडर्स के सामने कहना कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। आज आप देख रहे हैं करोड़ों की प्रॉपर्टीज ब्यूरोक्रेट्स के पास है, करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टीज है। कहां से आता है ये पैसा? कौन देता है उनको ये पैसा? इनके परिवार वालों को देख लीजिए तो हैरान नहीं जाएंगे, बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हम आप वो सारे बेहतर कमा लेते थे इन लोगों की तुलना में। हम आपने जो जर्नलिज्म टीवी में किया, कुछ इनसे बेहतर हमारी सैलरी थी। क्या हम लैविश तरीके से रह सकते हैं? आप रह सकते हैं विजय जी? आपने इतनी सेविंग की है। अब क्यों मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं? नहीं, शर्मिंदा करने की बात नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। मैं भी एक पैसा खर्च होता है तो मैं बस सोच समझ के करता हूँ। ये सारी चीजों पे चर्चा नहीं होती हमारे इस देश के, दुर्भाग्य की बात है। और ये हिंदुस्तान की ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से कमिटेड ब्यूरोक्रेसी हुई, और इसके लिए मैं इंदिरा गांधी को जिम्मेदार मानता हूं। इस कमिटेड ब्यूरोक्रेसी ने इस देश का बंटाधार कर दिया है। आईएएस की लॉबीज ने देश का बंटाधार किया है। आईपीएस ने इस देश के अंदर कानून व्यवस्था को पूरी तरीके से चौपट करने का काम किया। सवाल ही नहीं उठता कि अगर कोई कायदे का एसपी शहर के अंदर आ जाए और वहां कानून व्यवस्था की स्थिति खराब, कानून व्यवस्था ठीक, आप एसपी की बात करें, एसएचओ भी आ जाए ना इलाके में, वो ठीक कर दे, उसको मैं समझता हूँ। एक चीज सर, प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की थी डेमोग्राफी मिशन की, अभी उस पर क्या काम हो रहा है मुझे जानकारी नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है तो जरूर उस पर काम हो रहा है। इसको लेकर आप क्या समझते हैं? एक डेमोग्राफी मिशन तो एक प्लान्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड तरीके से कुछ काम हो रहा होगा, उसमें भी घुसपैठिया ही सबसे इंपॉर्टेंट इशू होगा। नहीं, डेमोग्राफी क्यों खराब हो रही? क्या लंदन से लोग आके यहाँ बस रहे हैं? भाई अमेरिका के अंदर अगर ये सवाल खड़ा हो तुम्हें समझ में आता है,
क्योंकि वहां पूरी दुनिया से लोग माइग्रेट करके जा रहे हैं। यहाँ तो हिंदुस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं। 5 करोड़ लोग डायस्पोरा, 5 करोड़ का डायस्पोरा है इंडिया का, नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो ये सरकार को बताना चाहिए कि डेमोग्राफी क्यों खराब हो रही है। क्या ब्रिटिशर्स की वजह से खराब हो रही है, अमेरिकन की वजह से खराब हो रही है, अफ्रीकन की वजह से घुसपैठियों खराब की हो रही वजह से सरकार ने साफ हाँ? कहा है ना, होम मिनिस्टर ने कहा है कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बिगड़ रही है। 10-11 राज्यों की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज भी हो गई है और हाँ। 50 से ज्यादा जिले हैं देश में जिनकी डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया। तो इसका मतलब वो विदेशियों के बारे में बात कर रहे हैं ना, वो मुसलमानों के बारे में तो नहीं बात कर रहे। जी। तो मालदा और मुर्शिदाबाद का जिक्र क्यों होता है वहां? क्या जो वहां इसलिए बात होती है क्योंकि वहां मुसलमान मेजॉरिटी में है। तो मेरा साफ तौर पर मानना है कि भारत सरकार और बीजेपी की और आरएसएस की मंशा अपने भारतीयों की कमिटमेंट पर उनको सवाल है। वो विदेशियों के बारे में बात नहीं कर रहे। वो जब डेमोग्राफिक मिशन की बात कर रहे हैं तो दरअसल वो भारतीयों की भारतीयता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि देखिए वो म्यांमार से लोग आके बस रहे हैं, यहाँ पे नेपाल से आके लोग बस रहे हैं, उसको डेमोग्राफिक जनसांख्यिकीय असंतुलन कहते हैं कि जहां भारतीयों की संख्या या भारतीय नागरिकों की संख्या कम हो रही हो और विदेशियों की संख्या बढ़ रही हो। अरे मुसलमान इस देश का नागरिक है भाई, भारतीय है, वो हिंदू नागरिक है, उसको आपसे खतरा। ये बात खुद बोलो ना कि मुसलमानों से में खतरा है। नहीं, वो सरकार ये कह रही है कि जो पॉपुलेशन का जो फर्टिलिटी रेट है, इसको ऐसे समझिए, डेमोग्राफी मिशन को सरकार ने कैसे कहा, आप मुझे ठीक कर सकते हैं यदि मुझे ऐसा समझ में आया कि जो फर्टिलिटी रेट ऑफ ए कम्युनिटी है उससे जो आबादी बढ़नी चाहिए उसके मुकाबले किसी राज्य, किसी जिले, किसी शहर, किसी कस्बे की आबादी डेमोग्राफी में बदल गई है। इसका मतलब है कि वो आबादी से तो नहीं बढ़ी। आबादी बढ़ती तो आपकी बात ठीक होती कि हिंदुस्तानी है वो, उनकी भारतीयता पर शक होता, लेकिन आबादी की बजाय उससे ज्यादा आबादी वहां पर बढ़ी है किसी एक कम्युनिटी की। इसका मतलब कि वो घुसपैठिए हैं, इन्फिल्ट्रेशन है, नॉन इंडियन। मान लिया तो क्यों नहीं पहचान की पिछले 10 सालों में? आरएसएस का कार्यकर्ता सारे इलाकों में जाता और एक एक लिस्ट बना के दे देता प्रधानमंत्री जी को, क्यों नहीं पहचान की? मैं तो यही कह रहा हूं, सवाल इसी उठा रहा हूं। आरएसएस का काम थोड़ी है। मान लिया आरएसएस का काम नहीं है, भारत सरकार का तो काम है ना, अमित शाह का तो काम है ना। आप पहचान करते, ये बताते कि हमने इतने करोड़ लोगों को पहचान लिया है और इनकी वजह से डेमोग्राफिक असंतुलन हो रहा है और हम इनको बाहर कर देंगे। दरअसल इस सरकार की मंशा ठीक नहीं है। वो भारतीयों को भारतीयों से लड़ा रही है। भारतीयों के गंभीर बात कर रहे हैं आप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, मैं पूरी गंभीरता के साथ कह रहा हूं, पूरी गंभीरता के साथ, और मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। अगर आप अपने घुसपैठियों के प्रश्न पर अगर आप गंभीर थे तो क्यों नहीं पिछले 10 सालों के अंदर आपने बाकायदा मिशनरी ज़ील के साथ काम करके लाखों करोड़ों विदेशियों की पहचान करके, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, और अगर मुसलमान है तो आपने इनको डिपोर्ट क्यों नहीं किया? और आपका जो डिपोर्टेशन रेट है, जो संख्या है, वो मनमोहन सिंह की तुलना में 1/10 क्यों है? क्योंकि आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब मैं तो यही मानूंगा कि आप अपनी विचारधारा से प्रेरित होके आप मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल खड़ा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं बहुत गंभीरता के साथ कहता हूं, मेरा मानना है कि मुसलमान इस देश का नागरिक है, जैसे मैं भारतीय हूं वैसे वो भी भारतीय है, और अगर आप उनके खिलाफ माहौल बना रहे हैं तो आप भारतीयों को भारतीयों के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। और आपकी बात को सही मान लिया जाए, आपकी बात को सही मान लिया जाए, और सवाल भी सही है कि 10 साल में क्यों नहीं किया। आज शुरू कर रही है मान लीजिए ये सरकार, तो इसमें कोई ऑब्जेक्शन है? जब जागो तब सवेरा। इसको जब जागो तब सवेरा तो ठीक है। जो सरकार अभी तक सेंसस नहीं करा पाई विजय जी, उसकी काबिलियत पे मुझे संदेह नहीं है। भाई जब 2021 में सेंसस होना था, आपने कहा कोविड हो गया, 2025 आ गया, वो भी खत्म होने को है। अब कौन सा कोविड है? अब क्यों नहीं आप सेंसस कराते हो? किसने रोका है आपको? तो जो सरकार दे दिया सरकार ने, अगर आप सेंसस करा लेते तो शायद घुसपैठियों की भी पहचान हो जाती, उसमें एक लाइन डाल देते। क्यों नहीं कर पाया? ये तो किया जा सकता है। ये आपकी आइडिया ठीक है, सेंसस में यदि ये लाइन भी डाल दिया जाए कि आइडेंटिफाई कर ले आप अपनी पहचान को, रजिस्टर कर ले। तो मैं जो बार बार कह रहा हूं ना कि
या तो ये सरकार कह दे कि हम पूरी तरीके से इनकॉम्पिटेंट है, हमसे नहीं हो पा रहा, हम नहीं कर पा रहे, तो मैं मान लूंगा चलिए ठीक है, इनकॉम्पिटेंस कई लेवल का होता है। लेकिन आप तो कहते हैं कि हम बड़े कॉम्पिटेंट लोग हैं, और फिर आप पहचान नहीं करा पाते, और आपका जो परफॉर्मेंस है मनमोहन सिंह की तुलना में बहुत खराब है, और फिर आप उसी को कभी डेमोग्राफिक बैलेंस के मिशन के तौर पर बात करते हैं, और आरएसएस के प्रमुख भी यही बात करते हैं। तो ये सीधी तौर पर मान लीजिए, जब मालदा मुर्शिदाबाद का आप जिक्र करते हैं तो दरअसल आपकी चिंता ये है कि मुसलमानों की आबादी उस इलाके में क्यों बढ़ी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये एक ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, मैं इसको मानता हूं, इसके अलावा कुछ नहीं। वो बेचारे नहीं, मुसलमान इस देश के नागरिक हैं, वो भारतीय हैं, उनको भी इस मुल्क पर उतना ही अधिकार है जितना हमारा। और तो जब सरकार ने ये कब कहा कि नहीं? अब आप इस देश के अंदर दो तरीके के कानून है, आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं भी अच्छी तरीके, इस बात को शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी हमसे आपसे बेहतर समझते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के वो प्रवक्ता जो दरअसल मुस्लिम तबके, वो भी इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। अब इससे ज्यादा मैं मुंह नहीं खोलने वाला हूं, आप जानते हैं, लेकिन वो अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस देश के अंदर कैसे कानून, बुलडोजर कहाँ चलना है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, किसके घर को आईडी छोड़ा देना है ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, 2 पैन कार्ड रखने पे किसी को जेल हो जाती है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो मतलब अब आखिरी सवाल, आपने मंशा पर तो सरकार के सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन क्या पत्रकार होने के नाते मुझे अधिकार है कहने का। ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ उस सवाल के आगे मैं पूछ रहा हूँ कि उसके बाद भी क्या सरकार को एसआईआर पर आगे जाना नहीं चाहिए, और दूसरा डेमोग्राफी मिशन पर जो काम, बड़ा काम हो रहा है मेरे हिसाब से, कि भाई उसको लेकर अब वो क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो स्ट्रक्चर्ड वे में कुछ काम सरकार करने का सोच रही होगी। डेमोग्राफिक मिशन का काम एक फालतू काम है। इस सरकार को इस बारे में फोकस करना चाहिए कि इस देश के पर कैपिटा इनकम कैसे सुधरेगी, आप इस पे काम नहीं कर रहे हो। बिहार के अंदर ये दुर्भाग्य की बात है कि 20 साल के बाद भी एक ऐसी सरकार आ गई है जो, अगर बिहार अपने आप में एक देश होता तो दुनिया का सबसे खराब, सबसे गरीब देशों में वो 12वें नंबर पर होता है। लेकिन आप चुनाव जीत गए हैं तो आपके सारे माफ है। नीतीश कुमार इस देश के सबसे बड़े नेता हैं। मैं तो इससे ज्यादा क्या बोलूं, मैं तो बार बार कह के थक गया हूं इस बारे में कि इस देश, जनादेश का सम्मान करना चाहिए, आप राजनेता रहे, जनादेश जो मिला है वो है। मैं कौन सा विद्रोह कर रहा हूँ मैंने कौन सी बगावत को आह्वान दिया है हम तो सिर झुका के मान ही रहे भाई। जैसे जनादेश मिला है ना हमको। 1947 से लेकर 2014 तक जनसंघ भारतीय जनता पार्टी आरएसएस ने जनता का जो था उसको सिर झुका के सम्मान का हम भी वही मान रहे हैं। चलिए सर, देखते कि क्या हो रहा है इसमें। सरकार आगे बढ़ रही है। आप इसको, मैंने जो सवाल खड़ा किया ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैंने तथ्यों के आधार पर खड़ा किया। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा। मैंने सरकार की नीयत पे अगर सवाल खड़ा किया तो तथ्यों के आधार पर किया। अगर मनमोहन सिंह की तुलना में 90,000 की जगह अगर उन्होंने 9 लाख विदेशियों को डिपोर्ट किया होता तो मैं इसी सरकार की सराहना कर रहा होता। और मैंने आपसे कहा कि माओवाद के मसले पे अमित शाह और उनकी टीम ने जो काम किया है वो सराहनीय है। वो बहुत बेहतर काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। यही काम अगर आप बांग्लादेशियों के ऊपर करते, विदेशियों की पहचान करके उनको डिपोर्ट करते उसी संख्या में, तो मैं उसकी भी तारीफ करता। मैं उन लोगों में से नहीं तो ब्लाइंड हूं। बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के सपोर्ट में है सरकार की 100%। अगर जो विदेशी है तो उसको डिपोर्ट करिए भाई। आप ही कह रहे हैं ना विदेशी है, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, तो मैं आपके ही तर्कों को आगे बढ़ा रहा हूं। अगर कोई आदमी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, विदेशी है, तो उसको इस देश में क्यों रहना चाहिए? या तो फिर वो पूरे साउथ एशिया को वो एक हिंदू प्रदेश मानते हैं और वसुधैव कुटुंबकम की बात, इसलिए सब आते जाओ, सब रहते जाओ यहाँ पे। लेकिन ममता जी जिस तरह से कर रही हैं उसको आप ठीक मानते हैं? ममता जी एक राजनेता है, जाहिर सी बात है वो भी उसी तरीके की पॉलिटिक्स कर रही है जिस तरीके की पॉलिटिक्स बीजेपी कर रही है। लेकिन मेरा मानना है कि एसआईआर करने का तरीका बिल्कुल गलत है और चुनाव आयोग को इस बारे में सोचना चाहिए था। और अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है तो चुनाव आयोग को उसको सुनना चाहिए था। चुनाव आयोग को किसी राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना चाहिए, अपनी भाषा को सुधारना चाहिए उनको। और मैं कोई इस देश के अंदर ज्ञानेश कुमार जी या राजीव कुमार जी जो हैं वो टीएन सेशन कभी नहीं थे, ना कभी बन पाएंगे।
और टीएन शेषन ने इस देश की चुनावी प्रक्रिया को बहुत बेहतर कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले कई सालों में चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है वो रसातल में चली गई है और जिस भाषा का वे इस्तेमाल कर रहे हैं वो उनको शोभा नहीं देता। मतलब मैंने वो नाम नहीं देखे, इसका मतलब आप वो 272 लोगों में आपके सिग्नेचर नहीं है? ये मेरा तो नहीं है। मेरा तो नहीं। मेरे पास वैसे बहुत सारे लोगों के आते हैं कि भाई इस पे साइन कर दो, मैं अवॉइड कर देता हूँ। मैंने कहा भाई मेरा ये सब काम नहीं, साइन करूँ। मैं जो बोल रहा हूँ मैं तो पब्लिकली बोल रहा हूँ, भाई मुझे साइन करने की क्या जरूरत है। मैं तो जो कह रहा हूँ खुल के कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ, और एक नागरिक होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मेरा हक है और मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ, मैं कभी हवा में बात नहीं करता। चलिए सर, देखते हैं सरकार इस बात को सुनेगी कि किस तरह से काम करना चाहिए घुसपैठियों को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आपने वक्त निकाला। हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आशुतोष जी की तरह से स्पाइन को मजबूत रखिए। और विजय जी से आप लोग त्रस्त रहिए। थैंक यू, आप जरूर वार्निंग दिया कीजिए। थैंक यू।